बात करेंगे समाजवादी पार्टी के नेताजी यानी अखिलेश यादव की। और नए नेताजी समाजवादी पार्टी के अब तो काफ़ी पुराने हो गए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के युवा नेता, युवा मुखिया अखिलेश यादव की और उनकी बुंदेलखंड वाली सियासत की बात करेंगे। कानपुर से रथ यात्रा की शुरुआत करने वाले अखिलेश यादव बुंदेलखंड की खाक छानते फिर रहे हैं। जबरदस्त जन समर्थन वहां अखिलेश यादव को मिल रहा है। भीड़ इसकी गवाह है, इस बात की भीड़ गवाह है। यात्रा का जिस तरीके से स्वागत हो रहा है, यह विजय रथ यात्रा है और अखिलेश यादव विजय रथ पर सवार होकर निकले हैं। इस रथ यात्रा को कानपुर से विरोध की राजनीति का प्रतीक बच्चे जो बालक है खजांची, उसने हरी झंडी दिखाई थी। बुंदेलखंड में जैसे ही गंगा के दुआबे से यमुना के दुआबे में पहुंचे अखिलेश यादव, तो उन्होंने एक एक करके बुंदेलखंड के मुद्दों को उभारना शुरू किया। उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उसके बाद लगातार वो मुलाकात करते रहे, मिलते रहे, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे। बड़ी संख्या में लोग, चाहे वो हमीरपुर हो, रात्रि विश्राम हमीरपुर में किया, तो सुबह जब हमीरपुर से सर्किट हाउस से निकले तो उनके साथ हुजूम था। जालौन में पहुंचकर उन्होंने तमाम लोगों से मुलाकात की, युवाओं को जोड़ा। तमाम लोग तख्तियां लिए, झंडे लिए, समाजवादी पार्टी की टोपी लगाए। लोग अखिलेश यादव का इंतजार कर रहे थे। अखिलेश यादव गदगद थे। ये तस्वीरें देखिए, खुशी उनके चेहरे पर झलक रही है, किस तरीके से उत्साहित हैं। और होने भी चाहिए। 5 साल बाद अगर एक उम्मीद की किरण लग रही है कि सत्ता में समाजवादी पार्टी की वापसी हो सकती है, तो प्रसन्न होना चाहिए, स्वाभाविक है। और अखिलेश यादव कोई नाजायज नहीं प्रसन्न हो रहे हैं, जायज है भाई। बनता है इतना कि जो नेता 5 साल सत्ता से बाहर रहा हो, और सत्ता तो एक ऐसी संजीवनी है नेताओं के लिए कि बिल्कुल वो हाव भाव, अंदाज, चेहरा मोहरा सब बदल देती है। जो 2012 में सत्ता मिली थी उनके पिता की बदौलत। अगर सही मायने में अखिलेश यादव को जब भी अब सत्ता मिलेगी, 2022 में विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश का, अगर वो सत्ता में आते हैं तो इस बार जो सत्ता मिलेगी वो अखिलेश की अपनी मेहनत पर मिलेगी। और विरोधी उन पर निशाना भी साधते हैं कि वो 4.5 साल अंदर रहे, लेकिन अखिलेश कहते हैं 4.5 साल हम जनता के बीच में रहे। ये सब घात प्रतिघात चलते रहेंगे, लेकिन ये जो इतना बड़ा हुजूम, इतने बड़े लोग, और लेकिन गाने अभी भी मुलायम सिंह के बज रहे हैं। धरती पुत्र मुलायम सिंह के, जो कभी मुलायम सिंह की सभाओं में गाने बजा करते थे, वो गाने बज रहे हैं। अगर थोड़ा सा एम्बियंस हो तो इसमें सुनाया जाए। बहुत नेपथ्य में है, और लेकिन हमने सुना था कि मुलायम के ही गाने बज रहे थे, धरती पुत्र मुलायम सिंह के ही गाने बज रहे थे इस पूरी रथ यात्रा, जो विजय रथ यात्रा है, समाजवादी विजय रथ यात्रा के दौरान अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड की जो मूलभूत समस्याएं हैं उठाई हैं। बिजली की समस्या उठाई है, पानी की समस्या उठाई है, किसानों की बर्बादी की समस्या उठाई है, सड़कों की समस्या उठाई है, तमाम तरीके की समस्याएं उन्होंने उठाई हैं। एक तरीके से हमला किया, कहा भाई बिजली महंगी कर दी, हालत खराब हो गई। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता चंद्रमणि जो यात्रा के साथ चल रहे थे, अखिलेश यादव से खास बातचीत की, उसे जरा सुनिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की विजय यात्रा का आज दूसरा दिन है। अखिलेश जी, अगर यात्रा का दूसरा दिन है, आपको कितना रिस्पांस मिल रहा है और क्या लगता है कि जो आप सोचकर यात्रा की शुरुआत किए थे उसमें कामयाब हो रहे हैं? समाजवादी विजय यात्रा लगातार आज हमीरपुर से चलकर के कालपी और माती तक जाएंगे हम लोग। जिस तरह का जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, जनता समर्थन करेगी और जनता ने मन बना लिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वोट का बुलडोजर चलेगा। जहां हासिल हुई भारतीय जनता पार्टी को, वहीं सबसे ज्यादा धोखा बुंदेलखंड की जनता को दिया। ना अभी तक खेतों पर पानी पहुंचाया, किसान 2 फसल नहीं ले पा रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है,
महंगाई है। जब आज हम लोग बुंदेलखंड में हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर पार हो गया, खाद नहीं मिल रही, डीएपी नहीं मिल रही, और जो वादा किया था किसान की आय दोगुनी का, महंगाई बढ़ा करके किसानों को भी संकट में डाल दिया है। इसलिए किसान, गरीब, माताएं, बहनें, नौजवान इस सरकार को हटाने का काम करेंगे और आने वाले समय में ऐतिहासिक जीत बुंदेलखंड से समाजवादी को होने जा रही है। इस सरकार ने सब ठप कर दिया। यही जालौन जहाँ मेडिकल कॉलेज दिया, पैरामेडिकल बनता, यहाँ पर नर्सिंग आगे बढ़ता, लेकिन इस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, बजट लूट लिया इसका। तो जो काम चल भी रहे थे उन्हें रोक दिया, बिजली महंगी कर दी। तो इसलिए जवाब देना पड़ेगा उन लोगों को जो दूसरों के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। अंग्रेज जी, आप फूल और बुलडोजर को हटाने की बात कर रहे हैं, उसको थोड़ा भी विस्तृत तौर से बताएं। आप समझदार हो पत्रकार, और सड़कों पे अन्ना प्रथा खत्म होने की बात थी, आज सड़कों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही, खेत खत्म हो रहे हैं किसानों के। हमीरपुर के साथ चनबड़ी शुक्ला, बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा जानवर आपको सड़कों में मिलेंगे। अन्ना प्रथा, अखिलेश यादव ने बड़े मौजूद सवाल उठाए इलाके को देखकर। उन्होंने सिंचाई की बात की, उन्होंने पढ़ाई की बात की, दवाई की बात की, मेडिकल कॉलेज की बात की कि भाई जो उन्होंने शुरू किया था उसका पैसा लूट लिया इस सरकार ने, यानी पैसा नहीं दिया। इसी तरीके से उन्होंने सड़कों की बात की, किसानों की बात की, किसानों की आय की बात की, वो 2 फसलें नहीं ले पा रहे हैं, सिंचाई की बात की, पानी की बात की, और बिजली पर भी निशाना साधा कि बिजली महंगी कर दी, किसान की आय है नहीं, आय दुगनी हुई नहीं, बिजली आपने दी नहीं, बर्बाद हो गया किसान। तो बुंदेलखंड का किसान सबसे ज़्यादा तबाह है, नौजवान सबसे ज़्यादा तबाह है। ये मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे अखिलेश यादव ने रखे और बड़ी चतुराई के साथ उन्होंने रखे। लेकिन अन्ना प्रथा का मुद्दा भी उन्होंने जो बुल और बुलडोजर की बात की है ना, तो आज उसको थोड़ा और रिफाइन किया और बताया कि भाई अन्ना प्रथा यानी अन्ना जानवर जो छोड़ दिए जाते हैं सड़क पे, और इतने अन्ना जानवर हो गए कि लोगों को मुश्किल हो रहा अपनी फसल को रखना। तो ये मुद्दे उठाकर अखिलेश यादव ने सीधे सीधे सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जनता भाजपा को हटाना चाहती है। ये अभियान चला रहे हैं कि हटाओ भाजपा को। बहुत अटैकिंग और बड़ा आक्रामक अभियान है अखिलेश यादव का। अपनी यात्रा के दौरान अखिलेश यादव ने किसानों, नौजवानों, सिंचाई, दवाई, पढ़ाई, इनकी तो बात की ही, लेकिन अगर जातिगत समीकरण ना साधे जाएं तो फिर बड़ा मुश्किल होता है वोटिंग के दिन। क्योंकि उत्तर प्रदेश चाहे जो कुछ कहे, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं कि बिना जाति गुणा गणित के उत्तर प्रदेश की में सरकार बनाई जा सकती है। आपको कोई भी दल हो उसको जाति गुणा गणित जरूर लगाना पड़ेगा। और यमुना बेतवा जो पूरा बेल्ट है, जो यमुना के किनारे किनारे हमीरपुर से लेकर जालौन तक जो पूरा बेल्ट है, वहाँ मछुआ, मछुआरे, मल्लाह, निषाद, ये बहुत बड़ी आबादी है इनकी। हमीरपुर जो सदर सीट है वहाँ भी बहुत निर्णायक वोट है, जालौन में भी ये निर्णायक वोट है। सारे दल जो फूलन देवी को राजनीति लेकर कर रहे थे, वो सारे दलों को अखिलेश यादव ने नेताजी वाली दुलत्ती मार दी। नेताजी का ये दांव है, धोबी पछाड़ और दुलत्ती। नेताजी पहलवान रहे हैं मुलायम सिंह यादव, तो बेटे को कुछ ना कुछ गुर तो सिखाएंगे ही। तो नेताजी वाला जो दांव है ना, अखिलेश यादव ने यहाँ चल दिया। ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये कभी 10 से सुंदरी रही और समाजवादी पार्टी की सांसद रही फूलन देवी की माता जी हैं मूला देवी। अखिलेश यादव ने जहाँ कार्यक्रम था अखिलेश यादव को, मूला देवी को बाकायदे वहाँ लाया गया था अखिलेश को मिलाने के लिए। मूला देवी बाकायदे अखिलेश को स्नेह के साथ उनके कंधे पर हाथ रखी और कान में कुछ कह भी रही, और अखिलेश बड़े विनम्र भाव से उनसे हाथ जोड़कर मिल रहे हैं और उन्हें उनकी बात का जवाब भी दे रहे हैं। राजनीति में ये संकेत और संदेश बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। इतना ही संकेत, ये नेताजी का स्टाइल है कि किसी के कान में कुछ कह देना, किसी से अपने कान में कुछ कहला लेना, ये सारी बातें नेताजी की हैं। ये अपने आप ये सारा बहुत कुछ हो जाता था। रातों रात मुलायम सिंह हालात बदल देते थे। बेटे तो उन्हीं के हैं। और अगर थोड़ा सा पीछे जाए तो देखें कि
बीहड़ से निकलकर जब फूलन देवी ने सरेंडर किया और जब सरेंडर करने के बाद जब निकल कर आई वो, तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें राजनीतिक शरण दी, भदोही से सांसद बनाया, और जब उनकी हत्या दिल्ली में हुई तो फूलन देवी समाजवादी पार्टी की सांसद थी। हालांकि बिहार की नई नवेली पार्टी वीआईपी पार्टी, जो उसके मुखिया मुकेश सहनी अपने आप को सनाफ मल्लाह कहते हैं, पिछले दिनों उन्होंने फूलन देवी की जयंती पर उनकी प्रतिमाएं लगाने की कोशिश की थी। उन प्रतिमाओं को उत्तर प्रदेश की सरकार ने थाने में जमा करवा दिया। अभी समाजवादी पार्टी ने भी 14 सितंबर को यह कोशिश की थी। उसके नेता और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप मूर्ति लेकर जा रहे थे, उनको भी रोक दिया गया और वो भी मूर्ति नहीं लगा पाए। चलिए, मूर्ति तो नहीं लगी, लेकिन अब साक्षात फूलन देवी को जन्म देने वाली माता से अखिलेश यादव ने भेंट की, और इसका एक राजनीतिक संकेत और संदेश है। इसका क्या संदेश जाएगा, क्या संकेत है, क्या जमीनी हकीकत है, किन परिस्थितियों में मुलाकात हुई, जाने माने पत्रकार और बुंदेलखंड को बहुत मर्म, उस बुंदेलखंड का बहुत मर्म समझने वाले हमारे सहयोगी राकेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ में आपका। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है और बहुत दिनों बाद एक दूसरे को देख भी रहे हैं। बहुत स्वागत है। व्यक्तिगत रूप से आपको देखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सुखद अनुभूति हो रही है। राकेश जी, आज ये जो घटनाक्रम हुआ जिसकी भी हम चर्चा कर रहे थे, फूलन देवी की मां से अखिलेश यादव मिले और पूरा जो बुंदेलखंड का जो इलाका है वहाँ क्या संदेश और क्या संकेत गया, इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं? क्योंकि आप बहुत बेहतरीन तरीके से, जो आप लिखते पढ़ते रहते हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ, बड़ी बेहतरीन तरीके से चीज़ों को आप रखते हैं और निश्चित रूप से वो काबिल तारीफ है। राकेश जी। सर, फूलन देवी की मां मूला देवी को आज स्पेशली बुलाया गया था जी। और मूला देवी बीच बीच में पाला भी बदलती रहती थी। एक समय उन्होंने मायावती को ही अपनी बेटी कहा था और आपने हमारी इस स्टोरी को सर फ्रंट पेज पे भी छापा था उस समय हिंदुस्तान में। जी जी, बड़ी तो बेहतरीन स्टोरी आपने की थी राकेश जी। जी सर। तो सर क्या है कि फूलन देवी को राजनीति में लाने का काम मुलायम सिंह ने किया। इस बात को मूला देवी ने कई बार माना भी कि यदि उनकी बेटी अगर जेल से नहीं छूटी तो हो सकता है कि हम लोग भी जेल में होते, और उसी आधार पे उनके जो भाई शिव नारायण उनको नौकरी मिली और आज भी ग्वालियर में नौकरी कर रहे हैं जी। इस दौरान बीजेपी ने भी सर एक प्रयास किया और जो निषाद पार्टी जिन्होंने जिस व्यक्ति ने बनाई है उनको अपनी पार्टी में शामिल किया। उन्होंने भी शेखपुर गुढ़ा का दौरा किया और ऐसा प्रयास किया कि निषादों में कुछ एक हवा बहाई जाए ताकि जो है वो बीजेपी की तरफ उसका जुड़ाव हो जी। लेकिन ये जो कुठौन से लेकर सर जो हमीरपुर तक पूरी निषादों की जो पट्टी है जी, इसमें काफी बड़ी मात्रा में निषाद हैं और इस बार कहीं ना कहीं उनका झुकाव सपा की ओर जाता दिखाई दे रहा है। ऐसा हमको भी महसूस हो रहा है क्योंकि हमने मूला देवी से कई बार बातचीत की तो उनको ऐसा लगा कि जो सुविधाएं हमको सपा सरकार में मिली वो हमको और कहीं नहीं मिल पाई। ये मूला देवी से हमारी बातचीत भी हुई थी, ऐसा उन्होंने माना। हालांकि बीच में कांग्रेस ने भी प्रयास किया और राहुल के कहने पर एक प्रतिनिधि मंडल गया था मूला देवी के पास और उनकी आर्थिक मदद भी की गई थी। अच्छा। लेकिन चूंकि कांग्रेस के प्रति उनका बहुत ज्यादा जुड़ाव नहीं रहा है और इधर प्रदेश में या जिले में कांग्रेस का उतना वर्चस्व भी नहीं है, तो स्वाभाविक है कि मूला देवी का ऐसा प्रयास है कि वो उस दल में रहे जिसकी सरकार बनती दिखाई दे। राकेश जी, अगर देखें बुंदेलखंड को देखें तो निषादों के बेल्ट में, जैसा कि आपने कहा कि संजय निषाद ने शेरपुरगुड़ा गांव का जो फूलन देवी का गांव है उसका दौरा किया था। संजय निषाद की जो निषाद पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी की एलआई है, एनडीए की सदस्य है उत्तर प्रदेश में। तो अगर आप देखें तो कितनी सीटें लगभग होंगी जहां निषादों का वोट है वो असर डालता है और समाजवादी पार्टी वहां किन स्थितियों में है, ये बहुत अहम आंकड़ा है और आप से हम जानना चाहेंगे। जी सर, जनता जालौन की एक तो माधोगढ़ सीट है जी, जिसमें जो पचमदा एरिया है उसमें निषाद हैं। इसके अलावा हमीरपुर है, फतेहपुर है और मिर्जापुर है। ये 4-5 जिले ऐसे हैं जहां पर निषादों का बाउल है और वो कम से कम हार जीत में एक बड़ा अंतर पैदा कर देते हैं।
हमीरपुर में जो सदर सीट है, साध्वी निरंजन ज्योति वहाँ से विधायक रही, निषाद समुदाय से आती हैं, अब वो फतेहपुर से सांसद हैं। क्या जो सदर से लेकर जो यमुना का पूरा इलाका है और जालौन तक, वहाँ निषादों की, जैसा आपने कहा, अच्छी आबादी है, तो क्या अखिलेश यादव निषादों के बीच में एक संदेश और संकेत देने में कामयाब रहे इस यात्रा के दौरान? राकेश जी। जी सर जब अमर सिंह जी थे जब सपा में जी, तब बीच में जो है मुला परिवार से या फूलन देवी परिवार से दूरी हो गई थी सपा की। लेकिन इस दौरान एक ये प्रयास हुआ है खास तौर से निषाद समुदाय का कि उन्होंने फूलन देवी को एक वीरांगना के रूप में प्रस्तुत करना चाहा है। जी, और खास तौर से उनकी जयंती पर वो लोग कार्यक्रम भी आयोजित कराते हैं। जी। तो ये जगम्मनपुर से लेकर कालपी तक इस जी। तरह के प्रयास किए जाते हैं, क्योंकि सर जगम्मनपुर में ही उन्होंने 22 दिसंबर 1980 को जो डकैती डाली थी, जी, और उसके बाद वहां से जो उन्होंने धनराशि इकट्ठा की थी, उसी के बाद सर बेमही कांड किया गया था। जी। तो जगम्मनपुर भी सर इसका एक केंद्र है, और वहां का जो जो निषाद समुदाय है वो फूलन के परिवार से, फूलन देवी से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर जब अगर राकेश जी आपका कहना कि फूलन देवी का परिवार, उनकी मां मूला देवी एक तरीके से निषाद समुदाय का आइकॉन है, या सही मायने में नेता वही हैं? इस समय सर बढ़ रहा है, क्योंकि ऐसे प्रयास किए गए कि जिस तरह से जो जाति बयार प्रदेश में बह रही है, उसमें निषादों ने भी प्रयास किया है कि फूलन देवी ने कहीं ना कहीं नाम किया, पूरे विश्व में उनका नाम हुआ, किसी भी रूप में हुआ हो, तो क्यों ना हम इसको आइकॉन बनाएं। और उसमें उनकी फूलन की जो माँ है मूला देवी, वो भले अनपढ़ हो, बुजुर्ग हो, लेकिन राजनीतिक उनकी समझ सर बहुत अच्छी है। जी। वो राजनीति पर खुद बात करती है, और अक्सर जब भी कोई नेता आता है उससे मिलने का प्रयास करती है। राकेश जी, एक बड़ा अहम सवाल इस जगह है कि फूलन देवी की माँ और उनकी जो परिवार है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है? उनकी जो सामाजिक स्थिति तो आपने बता दी बड़ी मजबूत है, लेकिन आर्थिक स्थिति क्या, उनका कोई पुनर्वास हुआ क्या, उन्हें कहीं खाने कमाने में दिक्कत तो नहीं है? ये चीजें भी जानना बड़ा अहम है। जी सर, बहुत अच्छा प्रश्न किया। आर्थिक स्थिति सर उनकी जो पहले थी वही अभी। इतना पैसा फूलन को मिला, बैंडिट क्वीन फिल्म्स के तहत उनको जो पैसा मिला, सांसद 2 बार रही, उसमें जो पैसा मिला, लेकिन वो पैसा इस परिवार के हिस्से में नहीं आ पाया। वो सर ट्रस्ट में चला गया। बड़ी होशियारी के साथ जो है ट्रस्टी कोई दूसरा व्यक्ति बन गया, और इस परिवार को सर अलग कर दिया गया। खास तौर से सबसे पहले जो सबसे छोटी बहन थी मुन्नी, उसने प्रयास किया, लेकिन अब मुन्नी तो सर शेर सिंह राणा की ही पार्टी में शामिल हो चुकी है। उससे मूला देवी सर बहुत नाराज रहती है। दूसरा, जो फूलन से जस्ट छोटी बहन थी रामकली, सर 2 साल पहले उनका इसलिए निधन हो गया क्योंकि उनको इलाज नहीं मिल पाया था। और सर रामकली जो है अपने गांव शेखपुर गोड़ाह में रहती, क्योंकि उसके भी पति ने उनको छोड़ दिया था। तो बड़ी बड़ी दारुण कथा है राकेश जी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस बात को बता रहे हैं, पूरा देश अपने अपने वोट बैंक, अपनी सत्ता, अपनी गद्दी, इनकी बातें लोग करते हैं, लेकिन राकेश जी ने जिन पहलुओं पर प्रकाश डाला है कि फूलन की एक बहन इलाज के अभाव में मर गई, दूसरी उससे छोटी बहन आज उसी शेर सिंह राणा की पार्टी में है जिसने फूलन देवी की हत्या की थी, या हत्या के आरोप में वो जेल में रहे, जो दोनों बातें हो सकती हैं। और ये बिल्कुल खुलकर आया था कि शेर सिंह राणा ने ही फूलन देवी की हत्या की थी। तो ये अजब स्थिति है। सारे नेता अपनी अपनी गद्दी, अपनी अपनी पार्टी की बात करते हैं, लेकिन फूलन का परिवार तो वही का वही है। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद एक अहम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। और हमारे तमाम सुधी दर्शकों ने सुना कि जैसे वरिष्ठ पत्रकार राकेश द्विवेदी जी ने बहुत अहम जानकारी दी, और जो वो पहलू बताया उन्होंने फूलन के परिवार का, वो बड़ा अद्भुत है। ये अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला पहलू है कि उनकी एक बहन उसी शेर सिंह राणा की पार्टी में शामिल हो गई है जिसने फूलन देवी की हत्या की थी।